भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ था, कुवैत में हुआ है हाला मोदी, यानी वेलकम मोदी। ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, ये इसका नाम है। कुवैत में जाके जो महाभारत और रामायण है उसका अरबी में ट्रांसलेशन हो रहा है, उस किताब को रिलीज कर रहे हैं। जिन लोगों ने ट्रांसलेट किया, किताब को छापा, उन लोगों से मिल रहे हैं। जो असली मुसलमान हैं वो नरेंद्र मोदी को सम्मान देते हैं, और जो ये भारत के नकली मुसलमान हैं, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। सर, हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। जिस लेबर को, जिस मेहनत को नरेंद्र मोदी यहाँ ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, वो इतनी खूबसूरत नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है। लेकिन भारत में मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं? एक तरफ मैं आपको बता रही हूँ कि एक ऐसे देश जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं, उसके इनॉग्रेशन के लिए नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जा रहा है। इधर संभल की मस्जिद में आपको पता है किस तरह से जो हिंदूवादी संगठन हैं, उन्होंने दावा ठोका, खास समुदाय को डराने, धमकाने, आतंकित करने की पूरी कोशिश है। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हाउडी मोदी से लेकर हाला मोदी तक। हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ था, कुवैत में हुआ है हाला मोदी, यानी वेलकम मोदी। अब आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी जी और उनके कार्यकाल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ हो ना हो, मनोरंजन ज़रूर होता है। बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम होते हैं, उसमें ग्लैमर होता है, शान होती है, शोभा होती है, और बहुत सारे एनआरआईज आ जाते हैं, चाहे किसी भी देश में हो, और वो मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। ये कुछ हुआ कुवैत में भी, लेकिन इतना ही नहीं हुआ, सिर्फ इतना भर नहीं हुआ कुवैत में। इसके अलावा जो कुछ हुआ, वो जिसको खासकर जो बीजेपी की आईटी सेल है, यानी कि वो लोग जो कि कैबिनेट में मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के, वो तो आधिकारिक जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है उसी को ट्वीट कर रहे हैं, उनके वीडियोस को ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो आईटी सेल है, वो भारत में जो खासकर पब्लिक मुस्लिम्स हैं, यानी मेरे जैसे लोग हैं, उनको चिढ़ाते हुए ये ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए, जो असली मुसलमान हैं वो नरेंद्र मोदी को सम्मान देते हैं, और जो ये भारत के नकली मुसलमान हैं, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। और ये मत समझिए कि कोई बहुत हल्की फुल्की बात है, ये सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस की जो राजनीति है उसके केंद्र में है कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की जाए, उनके अधिकारों को दबाया जाए, उनकी आज़ादी को जितना कम किया जा सके उतना किया जाए, उनको दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर तब्दील कर दिया जाए, और फिर मुस्लिम देशों में जाकर वहाँ पर मुस्लिम शासकों से, वो जो अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट जो मुस्लिम शासक हैं, उनसे सम्मान लिया जाए। और ये सम्मान कुवैत में भी मिल गया। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कुवैत में भी मिल गया। अब मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगी भारत और कुवैत के रिश्तों के बारे में भी, और नरेंद्र मोदी का जो अरब देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, उनके साथ जो रिश्ता है वो क्यों इतना खास बना है, क्यों नरेंद्र मोदी इतने आतुर होकर, इतने ईगर, उतावले होकर आखिर क्यों ये अरब शासकों से मिलते हैं। अरबी कपड़े पहने हुए ये लोग जब उनके साथ तस्वीरें खींचती हैं तो नरेंद्र मोदी खुशी से, आप ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक सराबोर हो रहे हैं, और ये उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे भी साफ झलक रहा है। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी को फ़िलहाल जो है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला, और इसके अलावा उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भारत है और कुवैत है उसका रिश्ता सभ्यता का रिश्ता है, सागर का रिश्ता है, स्नेह का रिश्ता है,
कारोबार का रिश्ता है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी बोलते बहुत अच्छा है, ऐसी बातें बोलते हैं जैसे मन पसीज जाए, और इस व्यक्ति को देखकर बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि इतनी कोमल बातें करने वाला व्यक्ति, ऐसा लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहे हों इस व्यक्ति के। वो अपने देश में अपने ही अल्पसंख्यकों के साथ उसकी जो नीति है और जो राजनीति है वो इतनी भेदभाव और हिंसा से भरी हुई है। तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान उनको यहाँ मिल गया, और ये नागरिक सम्मान देते हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। हिंदुस्तान से यहाँ आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा। तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कुवैत का मिल गया, और सिर्फ कुवैत ही काफ़ी नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, जो ये पूरी वेस्ट एशिया की जो राजनीति है, खाड़ी देशों की राजनीति, उसमें नरेंद्र मोदी पर्सनलाइज कर रहे हैं उसको, यानी अपनी शख्सियत का इस्तेमाल करके बाकायदा बढ़ चढ़ कर इन देशों में जाते हैं, इन देशों के नेताओं से मिलते हैं, उनसे उनको सम्मान मिलते हैं, कारोबारी रिश्ते बढ़ते हैं, सामाजिक रिश्ते भी बढ़ते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरी राजनीति का दोहरापन है, की तरफ मैंने भी इशारा किया और विस्तार से भी मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए कि 5वां ऐसा देश बन गया है, मिडिल ईस्ट जिसे कहा जाता है, या हमारे नज़रिए से देखें तो पश्चिमी एशिया कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री को हाईएस्ट ऑनर मिला है, ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, ये इसका नाम है। इससे पहले सऊदी अरब ने दिया था, ये 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया था नरेंद्र मोदी जी को। पैलेस्टाइन फिलिस्तीन ने भी दिया है एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 2018 में। यूएई ने दिया 2019 में, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था ऑर्डर ऑफ जायद। और इसके अलावा 2019 में बहरीन में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 3rd हाईएस्ट, तीसरा सबसे ऊंचा ऑनर दिया गया, ऑर्डर ऑफ रेनेसांस। तो आप ये समझिए कि ये पूरी जो राजनीति है इसको अच्छे तरीके से ये समझने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी जब पश्चिमी देशों में जाते हैं तब भी वहाँ लोगों को गले लगाते हैं और उनके लिए लाल जो कालीन है वो बिछाया जाता है। जब भारत में जिस तरह से जो मानवाधिकारों को लेकर जो मुद्दा है, जो लोकतंत्र और संविधान पर जो पूरी तरीके से हमला है, इसके अलावा जो प्रेस की आज़ादी पर हमला है, उन तमाम सवालों को किनारे कर दिया जाता है। और इसीलिए मैं यहाँ सवाल ये उठाना चाह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जब मुस्लिम देशों में जाकर उनसे रिश्ते स्थापित करते हैं, अपनी शख्सियत, पर्सनल अपना एक तरह से करेंसी इस्तेमाल करके इन नेताओं से बातचीत करते हैं और तमाम तरह की डील्स भी ज़ाहिर होती हैं, जिसको मैं बुरा नहीं समझती। मैं सिर्फ जो हिपोक्रेसी है, जिसको खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, मैं नरेंद्र मोदी जी से यही सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ कि वो अरब देश जो लोकतांत्रिक देश नहीं है, जो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, वहाँ पर जनता का शासन नहीं चलता, वहाँ नेता नहीं होते, शासक होते हैं। जो बाप है उसका बेटा और उसका बेटा और उसका बेटा, वही लोग तमाम नेता बनते हैं, शासक बनते हैं और राज करते हैं। ऐसे देश भी अपने को राजनीतिक रूप से और इसके अलावा सामाजिक रूप से सुधार कर रहे हैं। सऊदी अरब की ये तस्वीर देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि वो देश है जिसको कस्टोडियन माना जाता है इस्लाम का पूरी दुनिया में, यानी रखवाला माना जाता है इस्लाम का। वो अपने को सामाजिक रूप से जिस तरह से खोल रहा है, और इसको लेकर अलग अलग तरह की आलोचना भी है। कुछ लोगों को ये बात पसंद आ रही है कि सऊदी अरब अपनी पहचान, पसंद नहीं आ रही है कि सऊदी अरब अपनी पहचान एक इस्लाम के कस्टोडियन के तौर पर पूरे तरीके से भूल रहा है, खो रहा है जो उसकी विरासत है। लेकिन कुछ लोग इस बात को पसंद भी कर रहे हैं कि क्यों एक इतिहास में एक तरह से जड़ जाए, क्यों ऐसा हो कि दीवार में एक तरह से चुन जाए, पत्थर पर लिखी गई लकीर की तरह क्यों होना चाहिए किसी भी एक देश का जो भविष्य है, और उसके लोगों को भी इस बात का पूरा हक है कि उसे खोला जाए। तो मेरा कहने का मकसद पूरा ये है कि चाहे वो यूएई आप देखें या सऊदी अरब आप देखें, आप देख रहे हैं कि सामाजिक तौर पे ये अपने आप को खोल रहे हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जा रहा है, सितारों का मजमा हो रहा है, बड़े बड़े जो फुटबॉलर्स हैं और जो बड़े खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया से, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंच जाए कि सऊदी अरब अब पूरे तरीके से सामाजिक तौर पे खुल गया है, सामाजिक तौर पे उदार हो गया है। ऐसे में भारत, जिसकी जड़ों में, जिसकी सभ्यता में ही उदारवाद है, वो अपने को किस तरह से जड़ रहा है, जकड़ रहा है जंजीरों में,
जो धार्मिक बहुसंख्यकवाद है उसकी जंजीरों में जकड़ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर जो डायस्पोरा यानी वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात की कुवैत में, और वहाँ भी मोदी मोदी हुआ। और ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है कुवैत में। अगर आप देखिए कितना महत्वपूर्ण ये देश है, और इस बात के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई भी देनी पड़ेगी कि इंदिरा गांधी के बाद 43 साल बाद कुवैत जाने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री बने। यानी 43 इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो गए हैं। 43 साल इस बात को गुजर गए हैं, और इस बात का जिक्र उन्होंने भी किया खुद अपनी स्पीच में। क्या कहा कि आपको तो भारत जाने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन 40 साल से ज़्यादा गुजर गए एक भारतीय प्रधानमंत्री को यहाँ आने में। और वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो अरब सागर है वो सिर्फ हमें सागर ही नहीं जोड़ रहा है, बल्कि दिल भी हमारे जुड़े हुए हैं, दिल का रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ है। अरबी में ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा जब वो वहाँ तो मिले डायस्पोरा के लोगों से, लेकिन वहाँ जो मज़दूर हैं, वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जब उनसे मुलाकात हुई, बाकायदा एक लेबर कैंप में भी चले गए नरेंद्र मोदी। और हंसी आ रही थी, दुख भी हो रहा था कि वो लोग वहाँ पर जो बहुत कम पैसे में बहुत मेहनत करते हैं और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक अपने देश से दूर रहते हैं। और आप जानते हैं कि खाड़ी के देशों में ना तो आपको नागरिकता मिलती है, आप मुश्किल से, बहुत सारे देशों में तो आप ज़मीन तक नहीं खरीद सकते हैं, आप अपने भविष्य की प्लानिंग नहीं कर सकते, अपने परिवारों को वहाँ नहीं ले जा सकते। इसलिए ज़्यादा, क्योंकि इतनी कमाई नहीं होती कि पूरे परिवार वहाँ रह सकें, इसलिए ज़्यादातर लोग जो कि साउथ ऑफ इंडिया से आते हैं, दक्षिण भारत से ज़्यादा लोग आते हैं, केरल से, आंध्र प्रदेश से, इसके अलावा कुछ यहाँ पर उत्तर भारत के लोग भी हैं। इनमें बड़ी तादाद जो मुसलमान हैं उनकी भी होती है, और बड़ी बदतरीन ज़िंदगी होती है। किसी तरह से थोड़ा बहुत पैसा कमा कर, बचा कर वो अपने घर भेजते हैं, जिससे उनका गुजारा हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चरल जो समस्या है, जो ढांचागत समस्या है, उसको भी समझना ज़रूरी है कि जिस लेबर को, जिस मेहनत को नरेंद्र मोदी यहाँ ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, वो इतनी खूबसूरत नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है। अगर इनमें से किसी के पास भी अवसर होता कि यही नौकरी है, इससे थोड़ी कम नौकरी जिसमें कम पैसे मिल पाते, अगर वो भी भारत में मिल पाती, यानी नौकरी का इतना अभाव नहीं होता, तो वो लोग अपने देश आना पसंद करते हैं। इसके लिए मैं पूरे तौर से नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं मानती, इसमें पिछली सरकारें भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदार हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि बढ़ चढ़ कर ये बात कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है और भारत अब इतनी बड़ी ताकत बन गया है, दुनिया की सारी समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए उनके इस बड़बोलेपन पर यह कहना ज़रूरी है कि यहाँ लेबर कैंप में मज़दूरों से मुलाकात करके उनके पसीने की बात करना कि तुम्हारा जो पसीने की खुशबू है वो मेरी दवा है। जैसे मैंने कहा कि मुख से ऐसा लगता है फूल झड़ते हैं, लेकिन उसी को, समस्या को अगर आप देखने की कोशिश करें तो बहुत गहरी समस्या है। आइए एक झलक देखते हैं जो मजदूरों से उन्होंने बातचीत की। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए, अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। तो आपने देखा, वो कह रहे हैं कि भाई हम बीमार हो जाते हैं तो हम मेडिकल लीव लेते हैं, सिक लीव लेते हैं। इस पे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, मैं तो 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, वही मेरा परिवार है, वही काम करते, मैं उनके लिए काम करता हूँ। पिछले लगातार 11 सालों से, लगभग 11 साल होने जा रहे हैं, वही स्क्रिप्ट चल रही है, वही रेडियो है जो बार बार चल रहा है कि मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम करता हूँ। आप काम कर रहे हैं 140 करोड़ लोगों के लिए। कहते हैं कि भाई 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बधाई उनको कि वो इतना काम करते हैं। लेकिन इस काम की दिशा क्या है? क्यों भारत में अर्थव्यवस्था, भारत में महंगाई की जो पूरी हालत है, बदतरीन रोजगार की जो हालत है, यानी महंगाई और बेरोजगारी जो है रिकॉर्ड स्तर पर, पिछले 40 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई भारत में जितनी अब देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी कि तमाम तरह का सरकारी जो डेटा है उसको छिपाया जा रहा है। अब आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। 55% जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस हैं, वो रहते हैं 6 गल्फ़ कंट्रीज़ में। 20% जो कुवैत की आबादी है, 20%,
वो भारतीय है, और 30% जो उनका वर्कफोर्स है, यानी जितने लोग काम करते हैं कुवैत में, उसके 30% लोग, हर तीसरा व्यक्ति भारतीय है। अब आप सोचिए कि कुवैत की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे ये वो भारतीय, जो अगर भारत में होते, यहाँ छोटी मोटी नौकरी भी होती तो अपने परिवार के साथ भी रहते और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाते। और जो कारोबार है भारत और कुवैत के बीच, वो $10 बिलियन का कारोबार फ़िलहाल यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा जिस चीज़ को बाकायदा मैं कहूँगी जिसकी नुमाइश की गई, उसमें ये था कि कुवैत में रामायण और महाभारत जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनको अरबी में ट्रांसलेट किया गया। उनसे भी नरेंद्र मोदी मिले, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई गई, यहाँ पर हमने देखा, जो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि तमाम धर्मों का आपस में मिलना जुलना होना चाहिए, तमाम धर्मों की जो दीवारें हैं, जो जड़ता है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये चाहे वो अरबी में आप पढ़ें रामायण या फिर आप हिंदी और संस्कृत में पढ़ें कुरान, यही तो हम चाहते हैं कि एक अच्छी दुनिया की स्थापना हो जहां आपस में जो मन के बीच में जो एक संकुचन है, जो एक तरह की जड़ता है, जो एक कंजर्वेटिज्म है, वो दूर हो जाए। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी अबू धाबी में जाके मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि यहाँ पर कुवैत में जाके जो महाभारत और रामायण है उसका अरबी में ट्रांसलेशन हो रहा है, उस किताब को रिलीज़ कर रहे हैं, जिन लोगों ने ट्रांसलेट किया, किताब को छापा, उन लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन भारत में मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं? एक तरफ मैं आपको बता रही हूँ कि एक ऐसे देश जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं, उसके इनॉग्रेशन के लिए नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जा रहा है। उधर रामायण के अरबी में लिखी रामायण, ट्रांसलेटेड रामायण और महाभारत के लिए रिलीज़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इधर संभल की मस्जिद में आपको पता है किस तरह से जो हिंदूवादी संगठन हैं उन्होंने दावा ठोका, उसके बाद सर्वे कराया गया, तमाम अदालतें जिनका भगवाकरण हो चुका है, वो तमाम जज जिनका भगवाकरण हो चुका है, ये भी नरेंद्र मोदी काल की एक तरह से देन है। 5 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई, हत्या कर दी गई या मैं कहूँ, और इसके बाद दर्जनों की तादाद में वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, बुलडोज़र चलाए गए। वहाँ जो लोकल एमपी हैं उनके घर पर भी बिजली चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, और उसमें भी जितनी फोर्स तैनात की गई, तमाम तरीके से एक ख़ास समुदाय को डराने, धमकाने, आतंकित करने की पूरी कोशिश है। वक्फ़ को लेके आप जानते हैं पूरा बवाल खड़ा हुआ है कि भाई वक्फ़ जो बोर्ड है उसने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है। उल्टी बात होनी चाहिए, लेकिन वक्फ़ को लेकर पूरी राजनीति हो रही है। फिर मुस्लिम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो बहुसंख्यक समुदाय है उसका तुष्टिकरण करने की कोशिश हो रही है कि देखिए फिर हम मुसलमानों को सबक सिखाने जा रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें सीधे तौर पर जो भारत के जो मुसलमान हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की कोशिश है इस कानून में, और धर्म को आधार बनाया जा रहा है नागरिकता देने के लिए। तो उस तमाम अगर अलग अलग हम देख लें, और मैं तो यहाँ उन खबरों का भी जिक्र नहीं कर रही हूँ जिसमें तमाम तरह से सड़कों पर लिंचिंग होती रही है, मैं उन खबरों का भी जिक्र नहीं कर रही हूँ जिसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका आर्थिक बहिष्कार करने की, और ये वही लोग हैं जो सपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं नरेंद्र मोदी के, जो सरकार है उनकी और जो पार्टी है उनकी। ऐसा नहीं है कि ये सरकार अलग है और ये लोग अलग हैं, ये तमाम वहीं से शह पाए हुए लोग हैं, इन्हीं को वहीं से प्रोत्साहन मिलता है जो सत्ता में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं। तो एक तरफ मुस्लिम विरोधी राजनीति और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का आतुर होकर, उतावला होकर जो मुस्लिम देश हैं उनके नेताओं से मिलना, वहाँ से वैलिडेशन हासिल करना, और यहाँ पर फिर बीजेपी IT सेल के ज़रिए भारत के मुसलमानों को चिढ़ाना कि देखिए मुसलमानों से कोई समस्या नहीं है नरेंद्र मोदी को, बीजेपी बहुत बड़ी हितैषी पार्टी है मुसलमानों की, क्योंकि जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, जो असली मुसलमान हैं, वो तो उनको गले लगा रहे हैं। आपकी समस्या सबसे बड़ी है कि आप सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। यहाँ मैं ये भी देख रही थी कि आप ये देखिए कि पूरा जो खित्ता है, ख़ासकर जो सीरिया है, उसमें तख्ता पलट के बाद ये पूरी जो मिडल ईस्ट की राजनीति है काफ़ी दिलचस्प हो गई है, और ऐसे में ये ज़रूरी भी था कि भारत, कुवैत और उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ पर एक तरह से जिसको रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं कि यानी दोबारा ढांचा या दोबारा नक्शा खींचा जा रहा है, उस दौर में इन देशों से बेहतर रिश्ता करें। लेकिन
ये जो जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया उसमें फ़िलिस्तीन को लेकर कोई जिक्र नहीं था। यानी आप उस खित्ते में गए, आप वहाँ गए, लेकिन ना तो कुवैत और ना ही भारत। और इसीलिए मैं तमाम ये अरब शासकों के लिए हमेशा ये कहती हूँ कि इनकी नज़र में ना तो मानवाधिकार, ना किसी अल्पसंख्यक के अधिकार, ना ही मुसलमानों के अधिकार। ये बनते हैं अपने को बहुत बड़े रक्षक मुसलमानों के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी नेता हैं। ये अपने अवसरवाद के लिए किसी भी हद तक झुक सकते हैं और गिर सकते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।